अकेली हूँ, मैं बहुत तन्हा हूँ। बरसों से मैं बहुत अकेली रही हूँ बेटा। तुम मेरी तन्हाई को नहीं समझ पाओगे बेटा। अपनी माँ की आवाज सुनकर कुछ तो बात करो बेटा, मुझसे बात करो नवेद। माँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप कहाँ हैं इस वक्त? जहाँ भी हूँ, सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरे पास आ जाओ नवेद। पास आ जाऊं? हाँ हाँ, बिल्कुल आऊंगा। आप हैं कहाँ? लेकिन बेटा अकेले मत आना, उसको भी साथ लेकर आना। मेरी बेटी नाहिद, उसे भी साथ लेकर आना बेटा अपने। हाँ माँ, मैं नाहिद को साथ लेकर आऊंगा। उससे तो मैंने बात भी नहीं की है, तुम्हें नहीं पता मैं कितना तड़प रही हूँ तुम दोनों के लिए। बेटा नाहिद से मेरी बात तो कराओ प्लीज। हाँ माँ, एक मिनट। नवेद, फोन रख दो बेटा, बाद में बात करना। फोन रख दो। अब्बू, उन्हें हमसे बात करनी है। She wants to talk to us, मुझसे, नाहिद से। बेटा मैं कह रहा हूँ फोन रख दो, तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं बोल रहा हूँ रखो ना, बाद में बात कर लेना। आप भी तो नहीं समझते, वो रो रही हैं, वो बहुत अकेली हैं। अब्बू, उन्हें हमसे बात करने दीजिए प्लीज। अब्बू आप समझिए। जावेद साहब, बात करने दीजिए इन्हें। हेलो नाहिद, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तुम बोल रही हो ना? जी, मैं ही बोल रही हूँ। मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी माँ हिना, मुझे पहचाना ना बेटी? आप कैसी है माँ? कैसे हूँ? बहुत तन्हा हूँ बेटा। 21 वर्ष से तुम दोनों को ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई हूँ। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, पुलिस ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी बेटी। नहीं, तुमने शादी की या अभी तक नहीं की? शादी नहीं। अच्छा किया, मैं करूंगी। मैं तुम्हारी शानदार शादी करूंगी बेटी, उससे करूंगी जो तुम्हारे लायक होगा। बस तुम मेरे पास आ जाओ बेटी। आओगी ना तुम? मेरे पास आओगी ना, अपनी माँ के पास? मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। तुम दोनों आ जाओ, नवेद को साथ लेकर आ जाओ। नाहिद, तुम दोनों आ जाओ मेरे पास। तुम आकर तो देखो, तुम दोनों के बिना मैं किस कदर तन्हा हूँ। लेकिन आप है कहाँ? आप कहाँ है माँ? मैं मैंने तुम्हें अपना पता नहीं दिया ना। तुम मेरा पता जल्दी से नोट कर लो। हाँ, नोट कर लो। हाँ, एक मिनट, मैं लिखती हूँ। कहिए। बंगला नंबर 902, ग्रीनफील्ड, पार्क रोड। बेटा जितनी जल्दी हो सके नवीद को लेकर आ जाओ। मैं तुम दोनों के गम में जोगन हो चुकी हूँ। जी माँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। जल्दी आओ प्लीज, कम सून। मैं अभी से तुम दोनों के लिए पलके बिछाए बैठी हूँ। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ मेरे बच्चों, जल्दी से आ जाओ। अब्बू, क्या हमारी माँ इस घर में रह सकती है? नो, कभी नहीं। अब्बू, वो बिल्कुल तन्हा है, आप उनकी कंडीशन को समझे। उस औरत के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। अब्बू, एक पल को आप उस औरत के बारे में तो सोचिए जो कभी आपकी बीवी थी, हमारी माँ है। 21 सालों से मुसलसल वो अपने बच्चों की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही है। अब वो एक बार तो उस बेसहारा औरत की हालत के बारे में सोचिए। तुम दोनों को बेसहारा और अकेला छोड़ने का फैसला भी उसका था, मेरा नहीं। हम नहीं जानते किसने क्या फैसला लिया था। वो बहुत अकेली हैं और हमारी माँ है। और इस मसले का मेरे पास कोई हल नहीं है। नवेद मेरे भाई, देखो मेरी बातों का कोई और मतलब ना निकालना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि घर के मसले घर में ही सुलझाए जा सकते हैं। अगर कोई तन्हा है, परेशान है, तो वो इस घर का मसला नहीं है। वाह, क्या फैसला सुना है। हो सकता है ये इस घर का मसला ना हो, पर ये मेरा मसला है, क्योंकि वो मेरी माँ है, समझे? वो मेरी माँ है। तो फिर मैं कौन हूँ तुम्हारी नवेद? मैं कौन हूँ तुम्हारी? बोलो। जिस एतमाद के साथ तुम ये बात कह रहे हो, उस एतमाद के साथ ये भी बता दो कि मैं कौन हूँ तुम्हारी। अम्मी, मैं अम्मी कहा ना मुझे, अम्मी कहते हो ना तुम मुझे। नाहिद,
तुमको भी जाना है? हाँ? जाना है तुमको भी? अरे कौन सी कमी रह गई थी मेरी परवरिश में, मेरी मोहब्बत में, मेरे प्यार में? रात रात भर जाग कर काटी है तुम्हारे लिए। अरे कौन सा जतन नहीं किया मैंने? मैंने आगे बढ़कर पाला तो इतनी सी भी तकलीफ होती थी ना तुम्हें, इतनी सी भी तो रात रात भर गोद में लेके टहलती थी मैं तुम्हारे लिए। नवेद, इतना तो याद होगा ना तुम्हें कि मैंने आज तक तुम्हें चमचे से खाना नहीं खिलाया, अपने हाथों से खिलाती थी जो एक माँ खिलाती है। नवेद, मैं रिहान की तरफ से एक लम्हे के लिए गाफिल जरूर हो जाती थी, लेकिन तुम्हारी परवरिश में कभी कोई गफलत नहीं की मैंने। तुम्हें कामयाब इंसान बनाने के लिए दिन रात तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी, तुम्हारा हौसला अफजाई करती थी, बातें सिखाती थी मैं तुम्हें। जब तक तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था ना, तब तक कंघी नहीं करती थी मैं। याद है ना तुम्हें? तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए ऐसी कौन सी कमी रह गई मुझसे, जो आज तुम अपनी माँ के सामने खड़े होके कह रहे हो कि वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारी माँ है। नवेद, मुझे तुम दोनों से जवाब चाहिए। प्लीज मुझे बताओ, बताओ कि कौन सी कमी छोड़ी थी मैंने। मुझे तुम दोनों से जवाब चाहिए, प्लीज जवाब दो, जवाब दो, ताकि मैं जान सकूं कि क्या हैसियत है मेरी इस घर में, तुम दोनों की नजरों में। जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। अम्मी, अम्मी आप माँ हैं, आप हमारी माँ हैं अम्मी, लेकिन अम्मी वो भी तो माँ है। तुम भी जाना चाहती हो नाहिद? मम्मी, अगर वो इस घर में नहीं आ सकती तो फिर हमें उनके पास जाना पड़ेगा। आप बातों को एक तरफा होकर देख रही हैं। नवेद, नवेद, क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम्हारी इतनी कड़वी बात इस घर को दो हिस्सों में बांट रही है? देखो, देखो मेरी इन आंखों में। मेरे अब्बा इस घर में नहीं है, तो क्या मैं अब्बू को छोड़ दूं? अब्बा अब्बा करते इस घर से निकल जाओ? नवेद, इस बात को तुम गिरह बांध लो, ये घर सबका है, इस घर में तेरा मेरा कुछ नहीं है। रेहान भाई, आपका मामला अलग है। आपके अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे, पर मेरी माँ अब है, और आपके अब्बू को गुजरे हुए जमाना हो गए हैं। वो बेचारी पागलों की तरह घूम रही है मेरी माँ। मैं तो आपसे तब पूछता जब आपके अब्बू आपका इंतजार कर रहे होते। नवेद, क्या बके जा रहे हो? आपके अब्बा, आपके अब्बा, आपके अब्बा, उसका अब्बा मेरा नहीं है, तुम्हारे सामने खड़ा है रेहान का अब्बा। उस वहशी जुनूनी पागल औरत ने तुम्हारे सामने आके शोशा क्या छोड़ दिया, तुम बहक गए और नाहिद को भी बहका रहे हो। इतने बरसों से जिस औरत ने तुम्हें सीने से चिमटाए रखा, वो अचानक सौतेली हो गई। तुम्हारी मोहब्बत ऐसे फूट रही है कि तुमने बिना सोचे समझे ये फैसला कर डाला। कुछ जानते भी हो उस औरत के बारे में? कितनी बदतमीज, कितनी गैर मुअज्जब है वो। अरे मैंने नहीं छोड़ा था उसे, वो छोड़ के गई थी तुम लोगों को और मुझे। उसकी तो बदतमीजियों का तुम्हें इल्म भी नहीं है। अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। जिस घर में मेरी माँ को गाली दी जाए, मैं नहीं रह सकता अब इस घर में। किसी ने कोई गाली नहीं बकी है,
जरा अब्बू के रिश्ते से देखो तो पता चलेगा इन्होंने क्या बर्दाश्त किया है। हाँ, और वैसे अब्बू ने कौन सी गाली बक दी? आपको गाली नहीं लगेगी, लेकिन कुछ भी हो, ये बात कम अहमियत की नहीं है कि इनकी माँ ने इन्हें पुकारा है, इनकी सगी माँ ने। और माँ के बारे में बुराई बर्दाश्त कौन कर सकता है? तो फिर जाओ ना दौड़ के उनके पास, यहाँ क्यों खड़ी हो? खुदा के वास्ते अजरा, तुम चुप रहो। ये हम दोनों भाइयों का मामला है। अजरा भाभी, आप हमें इस घर से निकाल रही हैं ना? अब मैं यहां नहीं रह सकता। नाहिद, सुना तुमने? अब मैं यहां नहीं रह सकता। मैं कौन होती हूँ किसी को घर से निकालने वाली? लेकिन घर की बड़ी बहू होने के नाते घर की बर्बादी पे चुप तो नहीं बैठ सकती ना। नुसरत ने छोटी होकर पहल की है, तब जाकर मैं कुछ बोली हूं। भाइयों के बीच बातचीत हो रही थी तो नुसरत को क्या जल्दबाजी थी बीच में बोलने की? अब मुझे बड़े छोटे की परवाह नहीं है। और जब सच्चाई सामने आ गई तो रिश्ते भी सामने आ गए। जब सगे नहीं तो बड़े छोटे कैसे हुए? भाभी प्लीज, आपको क्या मजा आ रहा है जो अपनी जबान से सगे सौतेले किए जा रहे हैं? भाभी 21 वर्षों से देखती आ रही हो हम 5 भाई बहनों को, कितनी मोहब्बत थी हम सबके बीच। क्या आज वो किसी के अचानक आकर कहने से खत्म हो जाएगी? क्या वो 21 वर्षों का भरोसा यूं ही टूट जाएगा? भाभी, मैं आपसे कहती हूँ, खुदा के लिए इस तरह की बातें ना कीजिए। भाभी, इस घर को इस तरह ना बिखरने दीजिए। तुम्हारी बात का मतलब मैं समझ गया। अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। अब मैं उनके पास जा रहा हूं। अरे यार, ये दीवानों वाली बातें मत करो, जरा होशमंदी से काम लो। अगर तुम ये घर छोड़कर जा रहे हो तो मैं भी इस घर को छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि ये घर तुम्हारा है। जी, तुम्हारे अब्बू का है, मेरे अब्बू का नहीं है। जी हाँ, ये मेरे अब्बू का घर है, लेकिन उनका कारोबार आपके हाथ में है। और रबिश, क्या बकवास है ये? इतनी घटिया बात कही तुमने। जाओ संभालो, संभालो नवेद अपने अब्बू का कारोबार। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अजरा, अजरा चलो यहां से, हम चलते। अब इस घर में हमारा कुछ नहीं रखा है। भाई, आप रुकिए। जाने का फैसला मैंने किया, तो फिर मैं ही जाऊंगा। मैं जा रहा हूं क्योंकि मेरी मां ने मुझे बुलाया है। मेरी तो मां है, आप किसके पास जाएंगे? आपका तो कोई भी नहीं है। मैं आपकी छोटी बहन हूँ। आपने मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाया, हंसना सिखाया, मुस्कुराना सिखाया, और आज आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जानती हूँ आप लोग सब मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि सबसे मजबूत रिश्ता खून का रिश्ता होता है। जैसे कि आज हम सबको पता चला है
कि हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है। तो आज मैं समझ गई हूँ कि खून के रिश्ते से ज्यादा अहमियत भरोसे का रिश्ता रखता है, मोहब्बत का रिश्ता। अब जब ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। मैं आपके कंधों पर चढ़ती रही, आप लोगों से बदतमीजी करती रही, लेकिन आपने मुझे कभी किसी बदतमीजी के लिए नहीं रोका। मुझे कंधों पर चढ़ाते रहे, मेरी बकवास पर वाह वाह करते रहे, लेकिन आज आप सब ये अलग होने की बात क्यों कर रहे हैं? प्लीज प्लीज इस घर से मत जाइए, वरना मैं अपना सर दीवारों में टकरा टकरा कर जान दे दूंगी। उसके बाद आपको जितनी भी बेकार की बातें करनी है ना, आप कीजिए, लेकिन इतना सुन लीजिए, मैं आप में से किसी के बिना नहीं रह सकती। अरे वाह, क्या पढ़ा जा रहा है? कुछ नहीं, बस वक्त गुजारी के लिए रिसाला पढ़ रही थी। ओहो, तो दास्तानें पढ़ी जा रही है, किसी फिल्म स्टार की किसी फिल्म एक्ट्रेस के साथ इश्क की दास्तान, या कॉर्पोरेट हाउस में खलबली, या फिर कोई और गॉसिप। इन सब रिसालों में तो यही होता है ना? ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन कभी कभी कुछ मजेदार भी होता है। भाभी, आप तो बड़े इत्मीनान से बैठी है, मुझे तो लगा था कि आप मेरे इंतजार में तैयार बैठी होंगी। वो क्यों भला? भाभी, कल शाम ही मैंने आपका लेडी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया था, और पिछले हफ्ते जो आपने टेस्ट कराए थे उसके भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, तो हम चल रहे हैं ना नर्सिंग होम। अब वो मेरे दिमाग से निकल गया, वरना मैं अभी भी डॉक्टर के बैठने का टाइम 1 घंटा और है, हम पहुंच सकते हैं। चलिए, आप उठिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। बस अभी 1 घंटे में मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ? भाभी, इस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिलना इतना आसान नहीं है, अगर अब ना मिले तो अगले हफ्ते का टाइम देंगी वो। ठीक है, फिर अगले हफ्ते का ही ले लो। आपको हुआ क्या है भाभी? इससे पहले तो आप हमेशा एक्साइटेड होती थी लेडी डॉक्टर से मिलने के लिए। नहीं, फिर किसी दिन चलेंगे। कुछ हुआ है क्या, या कुछ मूड? नहीं, कोई खास वजह नहीं है, मेरा मूड ठीक है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस यूँ ही। पता है भाभी, आज मेरा इतना ज़रूरी काम था, लेकिन मैंने उससे मेरी वजह से पोस्टपोन कर दिया, यही बोलना चाह रही हो ना? नहीं भाभी, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अगर आपका आज मूड नहीं है तो मेरा मतलब है, अगर आज आपका दिल नहीं है तो हम फिर किसी दिन चलेंगे, लेकिन इस मामले में आपका संजीदा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? अच्छा, थोड़ी देर रुको, मैं चलती हूँ। अरे चंचल, आओ ना, बैठो ना। क्या हुआ? यू आर लुकिंग वेरी टायर्ड। क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, कल से थोड़ा बुखार आ गया है। तभी मैं कहूँ कि तुम्हारी सूरत ऐसी क्यों हो रही है? मेरी सूरत ऐसी ही हो चुकी है, मेरी जिंदगी जैसी। यार ऐसी बात मत कर, मुझे तेरी हर बात याद है। हमारे किटी पार्टी ग्रुप की तो सबसे स्मार्ट लेडी हुआ करती थी। वो सब गुजरे जमाने की बातें हैं, लॉन्ग टाइम बैक। अब तो मेरी जिंदगी ऐसी ही है, तन्हा, अकेली, बिखरी बिखरी सी। ना वो शोखियां हैं, ना शरारत, बस तन्हाई है। तुम्हारी बिटिया कहाँ है, जैस्मीन? वो अपने
पापा को देखने हॉस्पिटल गई है। हाँ, तुमने फोन पर बताया था कि तुम्हारे शौहर यहाँ के अस्पताल में दाखिल हैं। कैसे हैं वो? अरे मैं अपने हस्बैंड को पूना से दिल्ली ये सोचकर लाई थी कि शायद यहाँ पर बड़े अस्पताल में उनका अच्छा इलाज हो पाएगा, लेकिन किसी तरह की कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। उनकी उम्र भी ऐसी है कि इलाज में दिक्कत आ रही है। अब तुम इतने बड़े अस्पताल में अपने शौहर को लेकर आई हो तो तुम्हें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। कभी कभी इलाज में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम अपने शौहर को बिल्कुल ठीक ठाक अपने साथ वापस लेकर जाओगी। क्या कहूँ, तू तो जानती है ना, मुझे सब चहकती बुलबुल कहा करते थे, और अब अपना चहक रही ना बुलबुल। चंचल, मैं बहुत अकेली हूँ। मेरा बहुत कुछ छूट गया, मेरा बहुत कुछ रह गया। अब तू इतने दिनों बाद मिली है, तुझे सारी बातें बताऊंगी। वो सब मैं बाद में सुनूंगी। पहले ये बता, अपने शौहर का इलाज करवाने तो पुणे से दिल्ली आ गई, लेकिन अपने लिए कोई दवाई ली या नहीं? अगर नहीं ली तो चल, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। मैंने दवा ले ली है। तू बता, तेरे हस्बैंड और बच्चे कैसे हैं? बच्चे दोनों छूमंतर। मतलब ये कि वो घर से दूर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसलिए छूमंतर हैं। और तुम्हारे शौहर? उन्हें बीवी बच्चों से मतलब ही नहीं। मतलब ये कि मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन हैं, सिर्फ नोट गिनते हैं, नोट लगाते हैं, नोट कमाते हैं, नोट गंवाते हैं, और मुझे भी सिर्फ नोट ही समझते हैं। मैं भी एक जमाने में नए नोट की तरह थी, लेकिन वो बात और है कि किसी ने मेरी कद्र नहीं की। लेकिन तुम्हारे शौहर तो फौजी हैं। मैं अपने पहले शौहर के बारे में बात करी हूँ। वो भी एक बिजनेसमैन थे, लेकिन उन्हें हमेशा अपनी तरक्की की पड़ी रहती थी। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैंने उनसे शादी करने का बहुत गलत फैसला लिया जिंदगी में। यार, तो उसकी बात क्यों कर रही है? जो हस्बैंड तुम्हारे पास है, तुम उसके बारे में सोचो ना। मैं ठीक हो जाऊं तो एक दिन तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। बाबा तो ठीक है, चलकर शावर ले, कपड़े बदल और अपना कीमती परफ्यूम छिड़क और बाल खोल दे। कौन डेज, उन बातों का अब मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रह गया। यार, कब से तेरी बकवास सुन रही हूँ। देख, मैं अपनी बोर जिंदगी में मुतमईन हूँ या नहीं? तो फिर घूम फिर कर वही मायूसी की बात, ये भी कोई बात हुई भला? हम दोनों इतने दिनों बाद मिले हैं, मैं ये सब सुनने तुम्हारे पास नहीं आई। तो अच्छी बात करने के लिए मुझे संभल कर बैठना होगा, और इस वक्त सर में इतना दर्द है कि ये करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अच्छा, इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ। वो तो तुम्हारा फोन आया था, इसलिए एक्साइट हो गई और तुम्हारा ठिकाना ढूंढने निकल पड़ी। मैं कल शाम को आऊंगी, तब तक अपना मूड फ्रेश कर ले और 23 साल पुराना पस मंजर भी याद कर ले, और फिर हम 2 घंटे मिलकर हंसेंगे। इतना मसाला तैयार रखना, और हाँ, मैं भी कुछ ऐसे ही मसाले साथ लेकर आऊंगी, ठीक है? अरे भाई नवेद, क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, बस यूं ही टाइम पास। टाइम पास? भाई लैपटॉप भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, दोनों चीजों का सहारा ले रखा है। टीवी तो नुसरत देख रही थी, ऑफ किए बगैर चली गई। कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। तुम पिछले हफ्ते मेरे ऑफिस में आए थे और मुझसे कुछ कहा था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। मैंने क्या कहा था? तुमने तुम्हारे बिजनेस के बारे में कहा था। हाँ, सोच तो रहा हूं। अरे नवेद, जब सोच लिया है तो कर भी डालो। देखो, जब इंसान कोई बात सोच लेता है तो उसे कर डालना ही ठीक होता है। तुम मुझे बताना चाहोगे तुमने क्या प्लान किया है? देखो, मैं कोई और वजह से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और बिजनेस में भी तुमसे ज्यादा तजुर्बा रखता हूँ। शायद मैं तुम्हें कोई अच्छे मशवरे दे सकूँ। अब्बू को लगता है कि आप ज्यादा समझदार हैं, आप ज्यादा होशियार हैं। आपको भी यही लगता होगा। ऐसा कुछ नहीं नवेद, हम भाई हैं और तुम अपना बिजनेस अलग करना चाहते हो, ये तुमने सोचा था, मैंने नहीं सोचा। अकाउंट में मुझसे थोड़ी सी गलतियां क्या होगी, आप लोगों का तो मुझ पर से भरोसा ही उठ गया। नवेद, बीती बातों को भुलाकर आगे के मंसूबे बनाओ। मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूँ। इनफैक्ट हम सब तुम्हें कामयाब देखना चाहते हैं नवेद। आप तो जानते हैं कि मैंने
अब्बू के बिजनेस में कोई जानबूझकर हेरा फेरी नहीं की थी। आपको तो पता है कि बिजनेस में अक्सर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये उतार चढ़ाव नहीं है, 80 लाख का मामला है जिसका कंपनी को तो हिसाब देना ही पड़ेगा ना। और जब तुमसे हिसाब मांगा गया तो तुम दे ना सके, अब उस वजह से गड़बड़ हो गई और वो हम सबकी नजर में है। लेकिन कभी भी अब्बू ने तुम्हें आके कुछ पूछा है क्या? मैंने तुमसे आके कभी भी उसके बाद बात की है? लेकिन ये अब्बू का बड़प्पन है कि वो इस बात को ऐसे भुला चुके हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। नवेद, क्या कभी मेरे जुबान से ये बात निकली है? क्या अब्बू ने उसके बाद कभी भी तुमसे आके ये बात पूछी है? तो मैंने कब कहा मुझसे हिसाब मांगा जा रहा है? नवेद, मैं तुम्हारे रूम में ये सोचकर आया था कि जब मैं तुम्हारे बिजनेस के बारे में पूछूंगा तो तुम मुझे उसके बारे में बताओगे कि तुमने कौन से नए मंसूबे बनाए हैं, तुमने क्या प्लान किया है, कौन से नक्शे फैलाए हैं। देखो नवेद, इंसान कामयाब तभी होता है जब वो बीती बातें भुलाकर आगे के मंसूबे बनाता है। और नवेद, बड़ा भाई होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें अच्छे मशवरे दूं। इस बात में मुझे खुशी होगी और इस खुशी का तुम्हें भी अंदाजा है। और मैं खुदा के वास्ते तुमसे इल्तिजा करता हूँ कि तुम भी उसे इस जाविये से देखो। सच तो यह है, मैं कई बार सोचता हूँ, लेकिन कोई एक ऐसा सिरा मिल जाए जो मुझे इतना भा जाए और मैं अपने नए बिजनेस के लिए उसी तरह चलना शुरू करूँ। तो नवेद मेरे भाई, मुझे ये बताओ कि तुम किस तरफ सोच रहे हो, ताकि मैं भी अपना दिमाग उस तरफ खर्च करके तुम्हें अच्छे मशवरे दे सकूं, तुम्हें ये बता सकूं तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या अब्बू ने आपको मेरे पास भेजा है? नवेद मेरे भाई, तुम ये सारी बातें अपने दिल से निकाल दो। बस यूं ही बैठे बैठे मैंने सोचा कि पिछले हफ्ते तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपना एक बिजनेस करना चाहते हो, इसीलिए बस मैं तुम्हारे पास अभी चला आया। हाँ, नुसरत भी यही कह रही थी कि एक सिरे को पकड़कर शुरुआत करो। शी इज एब्सोल्युटली राइट। नवेद, बिजनेस की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि मजा आ जाए। जैसे कि एक जहाज उड़ाने में पायलट का कोई रोल नहीं होता है, उसका रोल होता है टेक ऑफ और लैंडिंग में। और टेक ऑफ इतना परफेक्ट होना चाहिए कि फौरन लैंडिंग की नौबत ना आ जाए। लगता है डिनर का वक्त हो गया है, अब हम चलते हैं। लेकिन नवेद, जब भी तुम मुझे आवाज दोगे ना, मैं फौरन तुम्हारे पास चला आऊंगा। लेकिन जो भी करना है ना, उसे जल्दी करो मेरे भाई, क्योंकि तुम तिजारत की हालत तो देख ही रहे हो। ठीक है रेहान भाई, मैं 2-3 दिन में कोई मंसूबा बनाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। बनाओ नवेद, ऐसे नए मंसूबे बनाओ। मैं और अब्बू तुम्हारे साथ हैं। वो क्या कहते हैं ना, तन से, मन से, धन से, हम तुम्हारे साथ हैं। नवेद, हम सब तुम्हें कामयाब देखना चाहते हैं। चारों खतों के जवाब हो गए? यस और जो आखिरी खत में मैंने डिटेल्स का जिक्र किया वो भी लगा गए? यस सर, कल शाम को भी 2 मेल आए थे, तो उनके जवाब भी अभी लिखवाएंगे? नहीं, वो अभी नहीं, शाम को। ओके सर। मैंने उन पर ज़्यादा गौर नहीं किया। अच्छा हाँ, सुनो, कारपेट और रैक्स की जितनी भी कोटेशंस हैं वो हमारे सारे यूरोपियन क्लाइंट्स को भी भेज देना। ओके ठीक है। अब्बू, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, बैठो। सुना है तुम अपना अलग बिजनेस करना चाह रहे हो? हाँ अब्बू, मैं करना चाहता हूँ। और बेटा, इसमें एतराज कैसा है? बाप बेटे का रिश्ता ही ऐसा होता है। बेटा अगर बाप से ज्यादा तरक्की करता जाए तो बाप को बहुत खुशी होती है अपने बच्चे की तरक्की देख के। अरे मैं नहीं कहता हूँ, दुनिया में हर बाप ऐसा ही चाहता है। खुदा करे कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने तुमसे ज्यादा आगे निकल जाए। मुझे लगा मुझसे जो थोड़ी बहुत गलतियां हो गई हैं उसको आपने ऐसे महसूस किया जैसे मैंने आपको धोखा देने की कोशिश की। बेटा, मैं तजर्बे में तुमसे बड़ा हूं। धोखा कोई किसी को नहीं देता है। असल में धोखा वो खुद को दे रहा होता है। और जिस बात का जिक्र तुम निकाल रहे हो, वो बात मैंने जिस दिन शुरू हुई थी उसी दिन खत्म भी कर दी थी। आप वो 80 लाख रुपए की बात कर रहे हैं जिसका हिसाब मैं आपको नहीं दे सका? मैं अपना बिजनेस फैलाते ही आपको लौटा दूं।
ये 80 लाख रुपए का जिक्र कहां से आ गया? मैंने तुमसे कभी मांगे या कभी उसके लिए कोई इशारा किया? पर मुझे एहसास है अब्बू। ये मायूसी की नहीं, खुशी की बात है। जिस दिन इंसान में एहसास खत्म हो जाता है उस दिन इंसान खत्म हो जाता है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुझे आपको 80 लाख रुपए लौटा देने चाहिए? ये 80 लाख रुपए का जिक्र कहां से आ जाता है बार बार? जिस बात को मैं भूल जाना चाहता हूं तुम उसी को दोबारा क्यों उठाते हो? देखो, इंसान को फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। मैं तो चीजों को इसी तरह से देखता हूं बस। यही तो मैं कह रहा था अब्बू कि जो 80 लाख रुपए का नुकसान मेरी वजह से हुआ है उसका एहसास आपके दिल में अब तक है। यार, नुकसान का जिक्र मैंने नहीं किया है। हाँ, इस बात का मलाल जरूर है कि तुमने गैर जिम्मेदारी से काम किया। तुम मुझसे या रेहान से मशवरा करते तो शायद ये नहीं होता है। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आपको मलाल है? हाँ, मुझे भी मलाल है। अरे तुम 80 लाख रुपए का जिक्र बार बार क्यों कर रहे हो जब मैं ही नहीं कर रहा हूं? मैं 80 लाख रुपए का मलाल नहीं कर रहा हूं, मैं अपने सौतेले होने का मलाल कर रहा हूं। नवेद, बी पॉजिटिव। मुझे समझ नहीं आता कि ये बातें, इस तरह की बातें तुम्हारे दिमाग में आती कहां से? जब तक इंसान के दिमाग में इस तरह की बातें भरी रहती हैं वो कभी कामयाब नहीं होता है। कोशिश तो मैं भी यही करता हूं अब्बू, लेकिन बार बार दिमाग में ये बातें घूम फिर कर आ जाती है। दिमाग का क्या है? दिमाग तो उल्टी सीधी बातें नहीं सोचता है। तुम्हारा दिमाग नहीं, हमारा दिमाग नहीं, सभी इंसानों का दिमाग। लेकिन समझदार इंसान वो होता है जो उन बातों में से बेहतर बातों को अपने लिए चुन लेता है, वो अपने पास रख लेता है। बाकी जो कूड़ा है उसे फेंक देता है। तुम्हारे दिमाग में भी जो कूड़ा है ना उसे कूड़ा ही समझो और फेंको। अपनी माँ को भी। जीवा के प्यार में तुम्हें कोई खोट नजर आता है? अब्बू, मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ। सेवा तुम्हारी माँ है। और जो फोन पर रो रो कर कह रही थी कि मैं तुम्हारी माँ हूं, क्या उनको भी कूड़ा समझूं मैं? नवेद, मैंने तुम्हें यहाँ बिजनेस की बातें करने के लिए बुलाया था यार। अब्बू, ये भी तो बिजनेस ही है, इसका ताल्लुक मेरी जिंदगी से है। नवेद, समझदार लोग यूं क्या करते हैं कि जब उन्हें सुकून की दरकार होती है तो वो किसी हिल स्टेशन पर चले जाते हैं। तुम भी ऐसा करो, नुसरत को लेकर किसी हिल स्टेशन पर चले जाओ। तुम्हारा दिमाग ताजा हो जाएगा, खुल जाएगा, सुकून मिलेगा, समझे? अरे भाई, क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, बस बाल संवारने जा रहे हैं। बाल संवारे जा रहे? अच्छा, बाल संवार। क्या हुआ, कुछ अजब बात कह दी क्या हमने? हम तो जितना संवारना चाह रहे हैं उतना ही उलझता जा रहा है। इन्हें उलझा ही रहने दीजिए आप, बच्चे ही कितने हैं? हेलो, मैं अपनी जुल्फों की बात नहीं कर रहा हूँ बेगम। तो फिर क्या हमारी जुल्फों की बात कर रहे हैं? घर की बात कर रहा हूँ, घर की जुल्फों की। क्या मतलब? मतलब सब उलझ गया है, हालात ठीक नहीं है। अब क्या हो गया? देखिए, उस रोज इस घर में जो तूफान बर्पा हुआ था उससे बच्चों ने अपने आप को संभाल लिया है। अब तो चीजें तेजी से नॉर्मल होती जा रही हैं। काश जितनी मासूम तुम हो सभी होते। देखिए, अब बिला वजह के शको शुबात अपने दिल से निकाल दीजिए। ये शको शुबात बिला वजह नहीं है। तुम जितनी मासूम हो उतने सब नहीं है। आप मेरी मासूमियत की बात छोड़िए। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अब इस वक्त कौन सी उलझन लेके बैठ गए आप? आज मैंने नवेद को अपने कैबिन में बुलाया था। वो साहब अपने बलबूते पर तिजारत करना चाहते हैं, तो हमने सोचा पूछ लें भाई क्या करना चाह रहे हो, शायद कुछ सलाह ही दे पाए जो उसके लिए फायदेमंद होगी। पर उसके दिमाग में तो थोड़ा बातें भरी पड़ी है, अपनी माँ की तरह।
ये जीन्स जो होते हैं ना ज़ेबा, ये जीन्स इंसान का पीछा नहीं छोड़ते हैं। जैसे उसकी फुआ माँ वैसे ही वो गधा। अरे अभी तो आप मुझे मासूम कह रहे थे, नवेद की माँ तो मैं हूँ ना, मैं फूहड़ कब से हो गई? मैंने कई बार मुद्दों को बदलना चाहा, पर नवेद है कि अपनी फुआ माँ की तरह वापस घूम फिर के उन्हीं मुद्दों पर आ जाता है। उसे लगा मैंने उसे कैबिन में 80 लाख रुपए के हिसाब किताब के लिए बुलाया। मेरा खुदा गवाह, उन रुपयों पर मैंने कब के खाक डाल दिए। क्या कह रहा था? अरे वो कुछ कहे तो बात है ना, बकवास करता रहता है, पता नहीं किस तरह के एहसासात घेर लिया उसको, कॉम्प्लेक्स हो गया। कोई होशमंद आदमी दलदल में गिरता है क्या? वो है कि बार बार दौड़ के दलदल में कूद जाता। देखिए बच्चा है वो, आप समझाइए ना उसे कि 80 लाख रुपए गए सो गए, इसके बाद आगे ना आप करेंगे ना वो करेगा। देखिए मुझे पूरा यकीन है वो समझ जाएगा और दोबारा ये बात कभी नहीं छेड़ेगा। ज़ेबा, मैं जो तुझे मासूम कहता हूँ ना तो गलत नहीं कहता हूँ। तुम शायद मुझे समझती नहीं हो। अरे मैं तो उसी दिन साफ कर चुका हूँ कि 80 लाख रुपए का जिक्र अब इस घर में दोबारा नहीं होगा। हाँ, उस नुकसान की वजह से मैंने तिजारत के सारे हुकूक नावेद से ले लिए। उसे ये लगने लगा है कि मैंने उसे अलग ही कर दिया। और फिर मतलब यही नहीं, मैं रेहान की हर जायज नाजायज बात मानता हूँ। देखिए आप क्या चाहते हैं, मैं बात करूं उससे? आप कहेंगे तो मैं समझाऊंगी उसे। बिजनेस के बारे में क्या बात करोगी तुम उससे? तुम तो बस अपनी ममता लुटाती रहो, वो तुम्हारी सुने ना सुने। अरे क्यों नहीं सुनेगा वो मेरी? जो तेवर आज उसके थे ना, उनको देख के मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो तुम्हारी नहीं सुने। वो भला क्यों? वो इसलिए कि वो सुनना चाहता ही नहीं, कॉम्प्लेक्स हो गया है वो। बस बोलता है, फूहड़ से फूहड़ बातें उसकी जबान की नोक पे हमेशा तैयार रहती है। क्या कुछ और भी कहा उसने? मैं तो सिर्फ तिजारत की बात कर रहा हूं, बिजनेस की। वो फिर वही सगे सोतेले की बात बीच में डाल देता है। देखिए जितनी उम्र नवेद की है, उस उम्र में जब आप और मैं थे तब भी इतने संजीदा नहीं थे जितने कि अभी हैं। सबको कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स होता है, आपको भी है, मुझे भी है। यार ये क्या बात हुई? तुम्हें और मुझे कौन सा कॉम्प्लेक्स है यार? देखिए हमारी आंखों पे जो चश्मा चढ़ा होता है, हम उसी से सब कुछ देखने की कोशिश करते हैं। दूसरों की आंखों से क्या नजर आ रहा है वो देखने की कभी कोशिश नहीं करते। नवेद, फिलहाल उसके जहन में जो कुछ भी चल रहा है उसे स्पेस चाहिए। अरे आतिश पेशा भी जब तैयार हो जाता है तो उसे रास्ता देना होता है। यही तो मैं नहीं चाहता हूँ। क्या नहीं चाहते आप? अपने घर के पुरसुकून माहौल में आतिश फिशा नहीं चाहता हूँ। देखिए जब बच्चा जिद्दी हो जाए तो समझदार माँ बाप का ये फर्ज होता है कि वो भी अपनी जिद के बारे में एक बार गौर करे। यानी कल नावेद आकर ये कहे कि मैं अपनी माँ को इस घर में ले आऊं तो मैं आगे बढ़कर बोलूं वाह वाह क्या बात है, क्या ख्यालात हैं आपके, हैं? जरूर आप उस बिछड़ी दुखियारी माँ को जरूर इस घर में ले आएं ताकि वो हमारे घर के पुरसुकून माहौल की धज्जियां उड़ा दे। कि आप अपना आपा ना खो, बच्चे बड़े हो गए लेकिन उनकी उम्र इतनी भी नहीं है कि वो बुर्दबाद और तजुर्बेकार इंसान की तरह पेश आए। इंसान ठोकर खाकर सीखता है और हमारी परवरिश में हमने हमारे बच्चों को इतनी हिफाजत दी है कि उन्हें कभी ठोकर ही नहीं लगने दी। देखिए नवेद को पहली बार ठोकर लगी है, वो बिलबिलाया हुआ है कि उसमें भी इतनी तमीज नहीं है जितनी कि हम में है। बहुत खूब ज़ेबा, तुम कितनी खूबसूरती से उसके हर ऐप पे पर्दा डालती हो। ये हुनर कोई तुमसे सीखे, वो ऐश करे, क्लब जाए, किसी अजनबी लड़की को छेड़े, बदतमीजी करे, उसे थाने में बंद कर दिया जाए, अपने बाप के बिजनेस से 80 लाख रुपए का घोटाला करे, पर वो मासूम रहेगा। वो तुम्हारे लिए बच्चा ही रहेगा, मासूम रहेगा। जो हम कहें उस पर कोई तवज्जो ही नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि आप तनाव ना लें जिससे आपको नींद की गोलियां लेके सोना पड़े। ज़ेबा, तुम्हें पता है हम खाली हाथ आए थे, तुम तो जानती हो दिन रात एक कर दिया था, मेहनत कर करके मुशक्कत की, पूरा फैलाया इसे। पता नहीं किस किस तरह लोगों को मात देकर इस छोटे से कारोबार को इतनी ऊंचाई तक ले गए। पर इस नवेद ने मात दे दी है मुझे, उफ करा दिया। घर की बदनामी ना हो इसलिए कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन कहां तक बर्दाश्त, कैसे दबाऊं अपने गुस्से को? देखिए अल्लाह के वास्ते बस आप चुप हो जाइए, कुछ अच्छी बातें सोचिए ना।
वैसे ही दिन भर की थकान इंसान के भेजे को पिलपिला करने के लिए काफी है। अच्छा, आपके लिए गजल लगाऊं? आपकी फेवरेट? आप लेट जाइए, मैं अभी लगाती हूँ। कहाँ रखा? ये रहा। नवेद, कहाँ उलझे हुए हैं? घड़ी देख रहे हैं आप? रात के 11 बज चुके हैं। कल फिर आपकी आंख देर से खुलेगी, फिर मुझे बुरा भला कहेंगे। अरे बस थोड़ी देर में आता हूँ। और भाई मैं तुम्हें क्यों बुरा भला कहूंगा? आजकल मैं सिर्फ अपने आप को ही बुरा भला कहता हूँ। अपने आप को बुरा भला? वो क्यों? अरे बस यूं ही भाई, आजकल अपने आप को बुरा भला कहने में मजा आता है। क्या करूं, मुझे मजा सा आने लगा है। नवेद, अपने आप से नफरत ठीक नहीं। इससे दिल भी ठीक नहीं रहता और दिमाग भी। तो क्या करूं, कहीं जाकर छिप जाऊं? कुछ हुआ है क्या आपको? अब तो सब लोग नॉर्मल हैं। लेकिन सबको ये यकीन हो चुका है कि मैं अब नॉर्मल हूँ। आप नॉर्मल? कौन कहता है? किस बात पर? अब्बू और रेहान भाई जिस अंदाज में मुझसे बात करते हैं ना, उस अंदाज को पता करना मुश्किल नहीं। वो बात घुमा फिरा कर ऐसे करते हैं जैसे हर बात पर मैं ही गलत हूँ। उनका कहने का मतलब ये होता है कि सारी गलतियां मेरी ही हैं, और वो ये सोचते हैं कि मैं कोई बड़ा फैसला ले ही नहीं सकता, मैं कुछ बड़ा सोच ही नहीं सकता हूँ। तो आप उनसे मशवरा लेना छोड़ दीजिए। मैं उनसे मशवरा लेना छोड़ दूं? मैं उनके पास मशवरा लेने नहीं गया था, उनमें से एक चलकर मेरे पास मशवरा देने आया था। सारी प्रॉब्लम यही तो है। किस सिलसिले में मशवरा दिया उन्होंने? भाई मैं तिजारत की बात कर रहा हूँ। आपने कभी हमसे तो कोई मशवरा नहीं लिया तिजारत के सिलसिले में। अगर आप हमसे पूछते ना तो हम आपको इतने अच्छे मशवरा देते। अरे भाई, तुमसे मूंग की दाल तो पकती नहीं। तुम क्या मुझे तिजारत के बारे में मशवरा दोगी? मूंग की दाल पकाए बद्री काका, मैं चिकन से कम कुछ नहीं पकाती। और यू नो व्हाट, आपके अंदर यही तो प्रॉब्लम है ना नवेद, यही तो कमी है ना। आपको अपने आप पर भरोसा है और ना ही किसी और पर। तो तुम्हारा कहने का मतलब है जो गलतियां इस घर में होती हैं वो मेरी वजह से होती हैं? नवेद, मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी कामयाबी में मेरी कामयाबी है, इतना तो आप समझते ही है ना। तो फिर आप चीजों को पॉजिटिव क्यों नहीं लेते? वाह भाई, तुम तो बिल्कुल अब्बू की जुबान में बात कर रही हो। लगता है आजकल अच्छी छिन रही है उनके साथ। नवेद, अगर आपको ये लगता है कि आप परेशान हैं तो प्लीज ये भी आप जान लीजिए कि अब्बू भी परेशान है, अम्मी भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, हम सब परेशान हैं। और मल्लिका, उस बेचारे की तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि सारे परेशानी मेरी वजह से ही खड़ी हुई है? नवेद, हर बात को ऐसे मत लीजिए। समझदार लोग कहते हैं कि तूफान और आंधी के सामने झुक जाना चाहिए, ना कि उसके सामने सीना तान कर खड़े हो जाना चाहिए। आंधी तूफान के आगे जो पेड़ झुकते हैं वही बचते हैं, और जो झुक नहीं पाते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं। इसका मतलब मैंने बगावत की है। जब आंधी आएगी तो मैं जड़ से उखड़ जाऊंगा। तुम्हारा यही कहने का मतलब है क्या? खुदा के वास्ते इस तरह की बात मत कीजिए। समझदार लोग इस तरह अपने आप को तमाशा नहीं बनाते। ये बात जाकर अब्बू और रेहान को समझाइए, जिन्होंने मेरा तमाशा बना के रखा हुआ है। कोई तमाशा नहीं बना रहा है आपका नवेद, ये सब आपका सिर्फ और सिर्फ वहम है। अरे भाई, अंदर आ जाइए। वाह भाईजान, आज बड़ी इज्जत से किसी ने हमसे कहा अंदर आ जाइए। वाह, आज हम बहुत खुश हुए। नवेद भाईजान, आप ना हमें ऐसे ही इज्जत दिया कीजिए। वैसे भी जो बात अंदर आ जाइए में है, वो भला अंदर आ जाओ में कहाँ? अरे भाई मल्लिका, रात के 11:30 बज चुके हैं, तो अब तक सोई नहीं? भाभी जान, मैं सोने ही जा रही थी, फिर देखा आपके कमरे की लाइट जल रही है, और फिर सुना आप लोग कुछ बातें कर रहे हैं। तो क्या तुमने हमारी बातें सुनी? नहीं भाभी जान, मैंने आपकी बातें नहीं सुनी, मैंने तो बातों की आवाज सुनी। तो पता चला आप दोनों जाग रहे हैं। ये बात जानकर बहुत खुशी हुई। इस घर में मैं ही ये कुल्लू नहीं हूँ, आप दो भी हैं मुझे कंपनी देने के लिए। मल्लिका, तुमने हमें उल्लू कहा? ओफो भाईजान, आपके साथ साथ हमने हमारी भाभी को भी उल्लू कहा, वो तो नाराज नहीं हुई। अरे भाई, वो तो ठीक है, तुमने उसे वही कहा जो वो है। मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं क्या हूँ, और वैसे भी किसी के उल्लू कह देने से मैं कोई उल्लू नहीं हो जाती। भाईजान, मैंने आपको कितनी बार कहा है, आप हमारी भाभी जान के मुंह मत लगा कीजिए, उन्होंने फिलॉसफी ऑनर्स किया है। अच्छा भाभी जान,
ये बताइए आज कॉफी बनाने की बारी किसकी है, आपकी या फिर भाईजान की? मलिका चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे दोनों कान खींच दूंगा। भाईजान, यही तो मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे पर इतना हक जताएं, जब चाहे जिसका चाहे कान खींच लें, और जिसका कान खींचा जाए वो कहे वाह भाई मजा आ गया। बैठो तुम दोनों, मैं कॉफी लेकर आई। वैसे भाईजान, आप इतनी रात गए कर क्या रही हैं? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही टाइम पास। ओफो, लाइए जरा मुझे अपना पासवर्ड दीजिए। कम ऑन भाईजान। पासवर्ड चाहिए तुम्हें? ऑफ कोर्स। अरे छोड़ो तुम। क्या बकवास है, एक भी चैनल मेरे मतलब का नहीं। और यूं कहने को इस टीवी में 180 चैनल आते हैं। आपा, क्या बात है आपा, आज तो आप बड़ी फुर्सत में हैं। टीवी देखा जा रहा है, क्या देख रही हैं टीवी में? अरे बाबा, इतनी देर से सिर खपा रही हूँ कि क्या देखूं। शुरू से आखिर तक के सारे चैनल तलाश करके देख लिए, पर ये दिल है कि कहीं टिकता ही नहीं। बुरा ना मानिए तो शादी कर लीजिए, दिल टिक जाएगा। अरे अब ये तुम्हें अचानक से क्या सूझी? इसमें भला मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? अब शादी की बात तो ऐसे ही होती है। पर नाहिद, शादी इस तरह नहीं होती। तो फिर किस तरह होती है? मेरे ख्याल से हम बिला वजह शादी पे बहस कर रहे हैं, क्योंकि शादी का तजुर्बा ना तुम्हें और ना मुझे। और भला ये भी कोई बात हुई, मेरे कमरे में सीधे आकर कह दिया शादी कर लो। आपा, वो कहते हैं ना, घोड़ी नहीं चढ़े तो क्या हुआ, बारातें तो हमने भी देखी हैं। नाहिद, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, तुम बिला वजह मेरी शादी की बात किए जा रही हो। तो फिर किस पे बात करूं? आपको मेरी सीरियल्स और मेरी एक्टिंग में तो कोई दिलचस्पी है नहीं। नाहिद, जरूरी नहीं कि हर आदमी की हर चीज में दिलचस्पी हो। अब भला तुम्हें मेरे आर्किटेक्चर में क्यों दिलचस्पी होगी? बात ना मौके की होती है। मतलब आप फर्ज कीजिए ना कि आप किसी महफिल में हैं और वहाँ किसी इंसान को मकान या इमारत बनानी है, और वहाँ कोई आपका तारुफ कराए, कहे कि ये है मिस रिदा, बहुत अच्छी आर्किटेक्ट है, तो सोचिए आपा, उस इंसान को आप में कितनी दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। नाहिद, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझ में दिलचस्पी ले रहा या नहीं। अरे बाबा, दिलचस्पी मैं ले रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। नाहिद, फिर वही बात, मैं कितनी बार तुमसे कह चुकी हूँ, और मुझसे शादी करेगा कौन? आपा, लड़कियों से तो लड़के ही शादी करते हैं और आपसे वो शादी करेगा जो आपके नसीब में होगा। नाहिद, जो लड़कियां तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं होती, जरूरी नहीं कि उनके नसीब में मनचाहे लड़के लिखे हों। आपा, खुदा के वास्ते इस कॉम्प्लेक्स को अपने दिल से निकाल दीजिए। आपा बहुत अच्छी हैं, स्मार्ट है, प्यारी हैं, आप में क्या कमी है? मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं खूबसूरत हूँ या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आपा, आप मेरा यकीन कीजिए, कोई भी लड़का आपसे एक बार मिलेगा या आपसे बात करेगा ना, तो आपकी काबिलियत उसके जहन पे जरूर असर करेगी। लड़के सिर्फ खूबसूरती देखते हैं, हसीन जिस्म देखते हैं, और अगर उसके बाद कुछ और देखना होता है तो फिर अच्छी सीरत देखते हैं। आपा, अगर मैं खूबसूरत हूँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और अगर आप आपके बकौल खूबसूरत नहीं है तो इसमें आपका भी कोई हाथ नहीं। क्या जिन लड़कियों की शादियाँ होती हैं वो सब शर्तिया तौर पे खूबसूरत ही होती हैं? हमारे घर का आजकल जो माहौल है ना नाहिद, ऐसे मुझे कोई भी खुशगवार बात खुशगवार नहीं लगती। और वैसे भी मेरा दिमाग पहले से बहुत ज्यादा खराब है, और तुम ना जाने कहां से नामुदार होकर ये ऑल फॉल की बातें बकने लग गई। और भला ये भी कोई तुक है? शादी कर लो, शादी कर लो। नहीं करनी मुझे शादी, क्यों करूं मैं शादी? और देखो नाहिद, मुझे इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही खूबसूरत समझती हो। तुम यही जताने के लिए आई थी ना, जता लिया, हो गई ना तसल्ली। रिदा, आपको हो क्या गया है? किस पर नाराज हैं? किसका गुस्सा मुझ पर उतार रही हैं आप? अच्छा ठीक है, आपका मूड और खराब ना हो इसलिए हम यहाँ से चले जाते हैं। बेहतर है। गुड नाइट। अबू, आपने मुझे याद किया? हाँ बैठो। अरे यार, तुम्हारे पास कमीज नहीं है क्या? खैर छोड़ो, कॉफी पियोगे? कुछ देर पहले ही पिए। अरे यार पी लो, मुझे ही पी लिए। तो यार ये चलता ही नहीं है। हाँ, मेरे चेंबर में 2 कॉफी भेजो।
मैंने सुना है तुम जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हो। जी अब्बू, मैं कुछ नया ही नहीं, कुछ अलग भी करना चाहता हूँ। अलग मतलब क्या? अलग मतलब कि आपसे अलग, आपके इस पूरे ऑफिस से अलग। इस ऑफिस में ही मुमकिन है भाई। तुम अलग से कैबिन ले लो और अपना काम शुरू कर लो। अलग से ऑफिस लेने की कोई खास वजह है क्या? हाँ वैसे तुम कह रहे थे क्या वो कुछ अलग करेंगे, कुछ मंसूबा बनाया तुमने? अभी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कच्चा पक्का कुछ खाका बनाया होगा, हो सकता है हम अच्छी सलाह दे दें। अरे अगर अब्बू मुझे मशवरा लेने की जरूरत पड़ी तो आपसे जरूर लूंगा। देखो बेटा, हम लोग बिजनेस पार्टनर नहीं है, हम पड़ोसी भी नहीं है। जो हम आमने सामने बैठे हैं वो बाप और बेटा है, और मेरे ख्याल से किसी बेटे को अपने बाप से अपना मंसूबा डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आजकल देख रहा हूँ कि तुम मुसलसल मुझसे खींचे रहते हो और रेहान से भी दूरियां बनाने लगे हो। अब्बू, ये बात तो आपको अपने आप से पूछनी चाहिए कि आप रेहान को सगा और मुझे सौतेला समझते हैं। कैसे ऐसी बात कर रहे हो? मैं इतना बेवकूफ दिखता हूँ कि मैं अपने सगे बेटे को सौतेला समझने लगूंगा? जब आपने मेरी अम्मी के साथ बुरा बर्ताव किया तो आप मेरे साथ कैसे बर्ताव अच्छा करेंगे? आप जब मुझसे बात करते हैं तो अम्मी को जहन में रखते हैं। आपके जो रवैये में तब्दीली आई है ना, उसने मुझे बेचैन करके रख दिया। उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। इतनी अजीब बात कहने से पहले बेटा थोड़ा सोच तो लिया होता। तुम्हारी इस बात से इस बाप को कितनी तकलीफ हो जाएगी। मेरी माँ के साथ आपका बुरा बर्ताव इतना बुरा क्यों है? कितना जानते हो अपनी माँ के बारे में? आपने जानने ही कहां दिया? आपने तो हमेशा ही हमसे छुपाया। आपने जानने का मौका ही कहां दिया हमें? ठीक है, तुम्हारी माँ इसी शहर में है, जाओ उनसे मिल लो और जान लो। मुझे एक बात बताइए कि एक इंसान को पाल पोस कर बड़ा करा जाता है, उसको अच्छी तालीम दी जाती है, उसको दुनिया के सारे सुख दिए जाते हैं, लेकिन उसको ये नहीं बताया जाता कि उसकी माँ है कौन और तुम किस माँ के पेट से पैदा हुए। अगर आपके अब्बू ने ये किया होता ना आपके साथ, तो आपको पता चलता कि आपने मेरे साथ क्या किया। हो सकता है आपके लिए बहुत मामूली सी बात हो, लेकिन मेरे लिए आपका पूरा किरदार बेहद गैर मामूली है। बहुत अच्छे तरीके से अपने बाप को उसके मुंह पे बोल रहे हो एबनॉर्मल। बहुत छोटे थे तुम जब तुम्हारी माँ ने मुझे मजबूर किया तलाक लेने के लिए। नहीं, शायद मैं गलत कह रहा हूं। मजबूर नहीं, मतलब इस कदर मजबूर किया। उस औरत को अपने अलावा किसी और चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और मुझे तू और नाहिद दोनों बहुत अजीज थे। तुम्हारी जिंदगी बेहतर बने इसके अलावा मैं कुछ और सोचता ही नहीं था। एक बात बता दूं तुम्हें, उस वक्त जो मैंने फैसला लिया था उस फैसले से बेहतर कोई फैसला हो ही नहीं सकता था। लेकिन बच्चों से उनका हक छीनना, ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। बताइए ना अब्बू, आपने तो हमें ये तक नहीं जानने दिया कि हमारी माँ है कौन। आपको क्या पता कि वो किन मुश्किलात से गुजर रही होगी हमसे मिलने के लिए? आप जानते हैं ये बात? वो हमसे क्या क्या जतन कर रही होगी हमसे मिलने के लिए। हो सकता है वो हमसे मिलकर हालात को ठीक करने की कोशिश करती। हाँ, वो तुम्हारी माँ है, पर वो ज़हनी तौर पर माँ बनने के लिए पैदा ही नहीं हुई। वो तो सिर्फ अपनी खुशी, अपनी पसंद, अपनी फरमाइश, अपनी ख्वाहिश, अपने अरमान, इसके अलावा। बस कीजिए अबू, बस। आपने और अम्मी ने तो तय कर रखा है कि मेरी माँ को जलील करें, उनकी कमियां, उनकी बुराइयां गिनवाएं। वादा रहा ना होंगे जुदा, हम संग रहेंगे सदा। वादा रहा ना होंगे जुदा, हम
संग रहेंगे